हम सब लोग जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, लेकिन हम सब ऑपरेशन सिंधु के बारे में नहीं जानते। ऑपरेशन सिंधु वो 150 भारतीय स्टूडेंट्स का रेस्क्यू था जो ईरानियन इजराइल वॉर के दौरान हुआ। ऐसी खबरें थी कि इजराइल 15 जून को संडे को अटैक करेगा। अचानक से आवाजें धार 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 धार, ऐसा लग रहा था जैसे जलजला आ रहा है। 15 और 16 जून को बहुत ज्यादा अटैक्स हुए थे। तेहरान में सिर्फ 34 जगह में मारा गया था। फिर उन्होंने कहा अब तेहरान सेफ नहीं है, बेहतर यह है कि हम लोग रात को तेहरान से बाहर चले जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी के जनाब मोहम्मद रजा साहब। 2100 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में, 38 के तकरीबन मेडिकल यूनिवर्सिटीज है। टोटल भारतीय कितनी थे? भारतीय बहुत है। उन्होंने कहा कुछ इवैक्यूएट करते हैं। मेरा ये रिएक्शन था कि एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, पहले भी हुआ था, ये नई बात नहीं थी। बहुत अच्छी बात बोली, यू आर वेटिंग फॉर कैजुअलिटी। ईरान क्या करता था, रात को हमला करता था। वहां से भी जो जवाबी हमला रात को आए। 15 जून को क्या हुआ, दोपहर के 3:20 जैसे ही होता है, धार धार 2 बार आपके हॉस्टल में मिसाइल गिर गया कि वाया चिल्लाया, आओ भागो, यानी बाहर आओ, बाहर निकलो। ये ऑपरेशन सिंधु ऐसे नाम पड़ा है। सिंधु जो नाम है, बच्चे खूनालूद, सर भी फटा हुआ एक बच्चे का दिखा, बूढ़े, कॉमन पॉपुलेस जो रेजिडेंशियल एरिया में जो लोग रहते हैं। इट वाज मेहम। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं एस हुसैन जैदी आज आपके सामने एक ऐसा ऑपरेशन बयान करने जा रहा हूं जो शायद बहुत से लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा। हम सब लोग जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, लेकिन हम सब ऑपरेशन सिंधु के बारे में नहीं जानते हैं। जी हाँ, ऑपरेशन सिंधु वो 150 भारतीय स्टूडेंट्स का रेस्क्यू था जो ईरानियन इजराइल वॉर के दौरान हुआ था। जी हाँ, वो 12 दिन की जंग जिसमें 150 भारतीय स्टूडेंट्स फंस गए थे और उसमें कुछ जख्मी हो गए थे, लेकिन किस तरह से वो लोगों को वहाँ से तेहरान से निकाल के लाया गया, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे साथ मौजूद हैं तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी के जनाब मोहम्मद रजा साहब। आदाब। ये उस ज़माने में वहाँ थे, तेहरान में थे, ज़ख्मी हो गए और फिर ये आपको इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे जो इनके साथ गुजरी। सो रजा भाई, आप तेहरान में क्या करते हैं और क्या हुआ तो वॉर में, आप कुछ हम लोग को डिटेल में बताएंगे? हम लोग तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस में के स्टूडेंट्स हैं जी और वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 51 कंट्रीज से जी स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं। और हम लोग वहाँ पर हमारे इंटरनेशनल हॉस्टल में थे जिस रात ये वाक़या शुरू हुआ। जी और मुझे बराबर से याद है 12 जून की रात थी, जुमेरात की रात थी। जी और हम कुछ लोग लड़के हमारे रूम में, कुछ इराकी थे, जी कुछ श्रीलंकन थे, कुछ दूसरे अरब कंट्रीज़ के थे। जी और हम लोग बैठे, बस कुछ लोग शतरंज खेल रहे थे, कुछ लोग टीवी देख रहे थे, कुछ लोग, क्योंकि 3 दिन बाद खबरें ये थी कि 15 जून को जो है मुज़ाकरात होने वाली थी ईरान और अमेरिका के बीच में, मस्कत में। और वो छठी और आखिरी मुज़ाकरात यानी नेगोशिएशंस या जो डील जो होने वाली थी उनके बीच में, वो आखिरी स्टेज पर था। जी और ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। और ईरान के अंदर ये जो सोशल मीडिया, जो ईरानी सोशल मीडिया है, वो काफ़ी एक्टिव है, वहाँ पे खबरें आती है। और वहाँ पर बहुत सारा ये यानी फ्लरी ऑफ बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। और ये था कि 15 जून को हो सकता है मुज़ाकरात के बाद अगर ईरान के फेवर में आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो हो सकता है, ऐसी खबरें थी कि इजराइल 15 जून को जी संडे को अटैक करेगा। अच्छा, ये 12 जून जुमेरात की रात थी। तो आप लोग डरे नहीं? आप लोगों ने ईरान छोड़ने की सोची नहीं उस जंग से? हम लोग यूज टू थे क्योंकि ये पहले से चल रहा था। अक्टूबर में भी 1-2 हमले हो चुके थे। अच्छा ट्रू प्रॉमिस 1, ट्रू प्रॉमिस 2 ऑलरेडी हो चुका था वहाँ पर। अच्छा, आप ईरान में कब से पढ़ रहे हैं? मैं 2 साल से। अच्छा 2 साल से। और ये तकरीबन हम जब से ये जंग शुरू हुई, अक्टूबर 7 की जो ये जंग शुरू हुई, तब से हम सितंबर से वहाँ पे आए और ये हुई। फिर हम लोग खाना खा रहे थे, कुछ बच्चे, और टीवी देख रहे थे, कुछ शतरंज खेल रहे थे, और ये सब हो रहा था। इतने में मैसेज आया कि ट्रंप का ट्वीट आया, डोनाल्ड ट्रंप का जी ट्वीट आया कि ऑल अमेरिकन सिटीजन्स, जितने भी अमेरिकन जो लोग हैं, उनको मिडिल ईस्ट से वो बाहर आ जाएं, जी फिर ईरान से बाहर आ जाएं, ऐसे करके अर्जेंट लगा। इराकी जो थे, जो बच्चे थे, वो स्टूडेंट्स जो थे, वो यूज टू थे ऐसे खबरों में, वो बहुत
परेशान हो गए, प्लान करने लगे कि हम कुछ हो सकता है हम जाएंगे, ये है वो, आपस में अरबी में बात कर रहे थे। हम लोग खाना खा रहे थे और अचानक से मैसेज आया वही ग्रुप्स में कि इजराइल कैन अटैक एज सून एज फ्राइडे। रात के 1:30 बज चुके थे, जुमा हो चुकी थी जी। और हम लोग ने देखा कि एज सून एज फ्राइडे, फ्राइडे तो हो चुकी है जी। और फिर भी हम लोग थोड़ा सा यानी हम लोग कुछ बच्चे टेंस में थे, कुछ बच्चे इसमें थे, मगर अब ईरान है, ये सब होता रहता है, पार्ट एंड पार्सल है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। 1-2 घंटे हो गए, बच्चे जागे थे, टीवी फॉलो कर रहे थे जी। अचानक से आवाजें स्टार्ट हो गई, धार 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 धार। हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे इलाके में नहीं थी, दूर, लेकिन आवाज ऐसा लग रहा था जैसे जलजला आ रहा है। अच्छा, अब तेहरान कौन से हिस्से में थे? हम लोग सेंट्रल तेहरान में हैं, जी। यूनिवर्सिटी के पास हमारी जो हॉस्टल है वहीं पर हम थे। रेजिडेंशियल एरिया है पूरा और यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। आवाज़ आ रही बम 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 बम, और हम लोग बोले कि क्या हो रहा है करके। तो इराकी स्टूडेंट्स जो थे वो बोले वी आर पैकिंग आवर बैग्स, हम जा रहे हैं। टीवी हम लोगों ने खोला तो टीवी पे भी इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन आया नहीं था और आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने बोलने लगा कि सम साउंड्स, कुछ आवाज़ें तेहरान के ये इलाके से आ रही हैं, नार्मक से कुछ ये आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है। मगर टीवी वालों को भी ये बात यानी बहुत स्पष्ट उनके लिए भी नहीं था। फिर और थोड़ी देर हो गई, फिर आहिस्ते आहिस्ते एक ईरानी कमांडर का फोटो टीवी पे आता है कि भाई हो सकता है ये जो है वो इनको मारा गया है, चीफ ऑफ स्टाफ को मारा गया है, हो सकता है 3-4 फोटो। आहिस्ते आहिस्ते वो फोटो, कुछ साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे ईरान की, और कुछ जो टॉप के कमांडर्स थे एयरफोर्स के, चीफ ऑफ स्टाफ के, सबके फोटो और सब भी नुमाया नाम थे, यानी सब मशहूर नाम थे ईरान के अंदर जी। और ये सब होने लगा। वो सब हो सकता है कि उनको अटैक किया गया हो और कुछ कंफर्मेशन नहीं थी। सुबह के 8 साढ़े 8 बज गए। हम लोग टीवी देखते देखते, नींद किसी को नहीं आई, तो हम लोग खिड़की पे जाके देखे तो एक बहुत ही एक कह सकते हैं फनी सीन जो मैंने खुद ने देखा। मैंने देखा एक तेहरान की एक आंटी है, वो अपने कुत्ते के साथ और अपने कोई रिश्तेदार के साथ वो कुत्ते को चलाने के लिए ले जा रही है बाहर। मैंने कहा हम लोग इतनी टेंशन में हैं, एंड इसने भी न्यूज़ देखा होगा, इसने भी आवाज़ सुने होगा, मगर इट वाज लाइक अ नॉर्मल डे फॉर हर। वो जा रही थी, हम लोग बोले ठीक है। नेक्स्ट डे था फ्राइडे का डे। फ्राइडे के दिन होता है नमाज, जो तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर जो बड़े कांग्रेगेशन में नमाज, उन्होंने कहा नमाज होगा और ये वो, और हम लोग घर में ही बैठे रहे। और नेक्स्ट डे जो था एक बहुत बड़ा इवेंट था गदीर का, जो कि ईरानियन कल्चर और ईरानियन इथोस में, और नॉट ओनली ईरान, पूरे दुनिया में बहुत धूम से मनाया जाता है। ईरान के अंदर, स्पेशली तेहरान के अंदर, एक 10 किलोमीटर का एरिया है जी, जिसको वो कहते हैं सोफरे 10 किलोमीटरी, यानी 10 किलोमीटर का सुफरा। 10 किलोमीटर का सुफरा यानी जहाँ पे खा पी सकते हैं, मतलब जो खाने का जो टेबल होता है, खाने का जो टेबल होता है, दस्तरखान जो कहते हैं, दस्तरखान 10 किलोमीटर का। ये 10 किलोमीटर बिछा देते, 10 किलोमीटर खाने पीने की स्टॉल्स लगे रहते हैं राइट साइड पे बच्चों के लिए। हर साल बच्चों के लिए गेम्स होते हैं, क्विज़ेस होता है। वाटरमेलन बहुत पसंद है ईरानियों को, कुछ स्टॉल्स में सिर्फ वाटरमेलन दिया जाता है, जूस होता है। इन द मिडल ऑफ द वॉर वो लोग 10 किलोमीटर का दस्तरखान लगा रहे थे। ये पहले से था प्रोग्राम। अच्छा, ये प्रोग्राम 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, जब से मैं वहाँ पर हूँ प्रोग्राम देख। हम लोग समझे ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया कि चार लोग जो हैं वो मारे गए और ऐसा और ऐसा ऐसा ऐसा। हम लोग समझे कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। 4 बज गए, प्रोग्राम का टाइम नज़दीक आ गया, तो टीवी पे देखने लगे, पूरे ईरान में लोग निकलने आ गए। तेहरान, जहाँ पे वो नॉट ओनली तेहरान में, ये दूसरे सिटीज़ में भी होता है, तो ये स्क्रीन में दिखा रहे हैं तेहरान इधर, इस्फहान, जंजान, यज़्द, मिलियंस ऑफ पीपल। प्रोग्राम वाज गोइंग ऑन, प्रोग्राम जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था, और हम लोग शॉक थे। हम लोग ने कहा 1-2 साल से जा रहे थे, हमको पता था बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है जी, फटाकरे होते हैं और लोग गाते हैं और बहुत बहुत अच्छा एकदम माहौल रहता है, खुशी का माहौल रहता है। 4 बज गए, 5 बज गए, और श्रीलंकन लड़का जो मेरे साथ रूम में था उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ। हम लोगों ने कहा चलो हम भी चलते हैं, सब चलते हैं आहिस्ते आहिस्ते करके। कुछ लोग पहले निकल गए, कुछ लोग बाद में गए, और हम लोग गए, एंड इट वाज एन अस्टोनिशिंग थिंग। मिलियंस ऑफ पीपल, इफ नॉट मिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल
द मूड, जो मूड था वो थोड़ा सा गमगीन मूड था। हर साल जो, चूंकि जाहिर सी बात है बॉम्ब अटैक हुआ है, कुछ लोग मरे हैं और कुछ लोग पता नहीं, अभी तक ईरान ने बोला नहीं है कि अटैक करेगा नहीं करेगा, और फेस्टिवल है। और ये पूरा 10 किलोमीटर का, हम लोग पूरा वो 10 किलोमीटर चले एंड तक। और मगरिब के टाइम पे, नाइट के टाइम पे वो उन्होंने प्रोग्राम, इस बार मैंने नोट किया वो फटाकरे नहीं थे, बिकॉज बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ था और शायद लोग आहिस्ते आहिस्ते वापस घर पे चले लगे, प्रोग्राम खत्म हो गया। आहिस्ते आहिस्ते लोग अपने अपने घरों पे जाने लगे। तकरीबन 8-9 बजे, 9 बजे हम लोग भी घर पे आ गए, खाना वाना खाए बैठे थे सब। एंड कल रात की बात थी, और कल रात और आज रात 24 घंटे में हम लोग इतना ये हो गए थे। अचानक से उन्होंने न्यूज में कहा कि ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 वादे सादिक से शुरू किया जाता है। हुआ क्या था कि इन्होंने फौरन जितने कमांडर जो मारे गए थे फौरन उन्होंने रिप्लेस कर दिए थे, और फौरन जो है ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। और ऑपरेशन जैसे ही शुरू हुआ, हम लोग देख रहे हैं टीवी के अंदर बता रहे हैं मिसाइल यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। एंड वो जो कमेंटेटर्स थे टीवी पे, वो एकदम जैसे कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड, अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर है, अब यहाँ पहुंचा, ये वो रनिंग कमेंट्री दे रहे थे उसको। बीच में कुछ एक्सपर्ट्स को बुला रहे थे, और माहौल जो एकदम बदलने लगा, जो ग्लूमी माहौल था और जो जो सॉम्बर माहौल था वो बदलने लगा। आहिस्ते आहिस्ते लोग हम लोग बाहर देखने लगे, जुबिलेंट लोग, अपने जैसे पुराने रेवोल्यूशन के टाइम पे लोग चिल्ला रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, और ये वो कि ईरान ने जो है जवाब दिया करके। ये हो गया, रात भर ये चला, टीवी भी चली, और सुबह को जो है इन्होंने ऑपरेशन, ये हो गया, सुबह हो गई, सब अपने अपने काम पे वापस चले गए। मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स के और कुछ बॉम्बे से और दूसरी जगहों से कॉल आने लगे, कैसे हो, क्या हो, सब ठीक है, ये है वो है करके। और हमारे कुछ फ्रेंड्स थे दूसरे हॉस्टल्स में रहते थे, जो हमारे हॉस्टल में नहीं, एक लड़की थी जो हैदराबाद की थी, वो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि इतना सब हुआ है, हमने देखा है डिफेंस और ये और वो, और रिप्लाई देखा है, क्योंकि बिल्कुल जो माहौल था ऐसा लग रहा था। लड़कियां भी, फीमेल स्टूडेंट्स भी थी वहाँ पे? फीमेल स्टूडेंट्स भी थी। अच्छा। और तकरीबन हम लोग 2100 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल, सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में, ऐसे 40 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो ह्यूमैनिटीज़ की हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स की हैं, वो तो अलग। 38 के तकरीबन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है। टोटल भारतीय कितनी थे इसमें होंगे? भारतीय बहुत है जी। हमारे यूनिवर्सिटी में जो हमारे ऑपरेशन में थे तकरीबन 140 के आसपास थे जी, जो हमारे ऑपरेशन सिंधु में जो थे जी। और लेकिन अदरवाइज अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बहुत, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी है, अल्लामा तबातबाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो अलग जगह। खैर हमारी यूनिवर्सिटी, उसने कहा कुछ करते हैं। हम लोग कुम चले गए। कुम एक छोटा सा शहर है जो तेहरान से 2 घंटे, तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है। वो जगह सेफ मानी जाती है क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल जगह है, और लोग वहाँ पर सेफ महसूस करते हैं। तो लड़कियां जो थी वहाँ चली गई। उन्होंने कहा कुछ इवैक्यूएट करते हैं, कुछ को बोलते हैं एम्बेसी को कांटेक्ट करते हैं, कुछ करो। मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानता हूँ एम्बेसी में, मैं किधर क्या। और मेरा ये रिएक्शन था कि अभी तो एक ही दिन हुआ है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, 1-2 दिन हुए हैं, अब एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, जो भी है जैसा होता है, पहले भी हुआ था, ये नई बात नहीं थी, हम लोगों ने अक्टूबर में भी देखा था। और मैंने कहा खत्म हो जाएगा करके। तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली जो अभी तक मुझे याद है। उसने कहा, यू आर वेटिंग फॉर कैजुअलिटी, आर यू वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन? मैं कहा, वो नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा करके। इराकी चले गए, इराकी स्टूडेंट्स चले गए, बचे हम, मैं और वो श्रीलंकन लड़का और एक और लड़का था। नेक्स्ट डे हुई बात, संडे 15 तारीख, जिस दिन वो मुज़ाकरात होने वाले थे, जो निगोशिएशन, 15 तारीख आ गई। फिर ईरान क्या करता था, रात को हमला करता था और डे में हमला नहीं करता था। वहां से भी जो जवाबी हमला पहले 1-2 दिन रात को आए। 15 जून को क्या हुआ, दोपहर के 3:20 थे, मैं अपने सोफा पे लेटा हुआ था और ईरान की मिसाइल देख रहा था जाते हुए स्क्रीन के ऊपर। और हमारे हॉस्टल का मैनेजर, जो कभी रूम्स में आता नहीं ज़्यादा, मगर वो दिन वो पहले हर एक रूम में आके, ईरानी था और उसका भी नाम हुसैन था। वो आता था, वो जो पूछ रहा था सब कैसे हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा, नहीं हम लोग ये करेंगे, और और थोड़ा सा ब्रेव फेस वो अपना हुसैन ने थोड़ा सा ये किया। और फिर वो उसके जाने के बाद 3:20 मुझे टाइम इसलिए याद है क्योंकि घड़ी रुक गई उस वक्त। अच्छा।
और यहाँ पर स्क्रीन पे मिसाइल्स चल रहे हैं, यहाँ पर मैं मोबाइल में रिप्लाई कर रहा हूँ फ्रेंड को, और यहाँ पे सब फारसी में कमेंट्री आ रही है, ऑडियो है, विजुअल है, सब कुछ। और सामने मेरे बैल्कनी है जी, बैल्कनी के पास शेल्स है, किताब भरी हुई, 6 स्टूडेंट्स की किताब पूरी भरी हुई। सामने जो है वो एक एक मेटल का रॉड है जिस पर सबके कोट्स लगे हुए हैं, उस तरफ कांच का दरवाजा है, सामने बैल्कनी है पूरे स्टोन का। 3:20 जैसे ही होता है, धार धार 2 बार, एक बार एक आवाज आती है, और वो आवाज का इम्पैक्ट इतना जोरदार रहता है कि जिसको हम लोग कहते हैं ना ब्रूट फोर्स, जो शिद्दत से जो उसकी आवाज आई, एंड हम लोग समझ में नहीं आया क्या हुआ, और खाली कलर्स दिख रहे थे हम लोगों को, पर्पल, रेड, ऑरेंज, ये कलर जो है, और एवरीथिंग वाज फ्लाइंग इन द फेस। मेटल श्राड्स ऑफ ग्लास, शेल्फ पूरे नीचे आ गए थे, हाथ में मेरे मोबाइल था, पता नहीं कहाँ चला गया। और मेरा ये जो पैर था, मैंने ऐसा लेट के पैर को ऊपर रखा था एक सोफा पे, जैसे रिक्लाइन होके लेट के, पैर के ऊपर जोर से कुछ लगा, और कान इम्पैक्ट ऐसा था कि वो जिसको बोलते हैं ना कान बजने लगे, वो ऐसा साउंड हुआ, और मैं बस ऐसा उठ के बस लड़काते हुए दरवाजे तक आया। समझ में नहीं आया ये टीवी चल रहा है कि ये रियलिटी है, ये क्या हुआ है, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और इतने में से वो श्रीलंकन लड़का, कंजूर रहमान नाम था उसका, अंदर से भागते हुए आया, चिल्लाते हुए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो एकदम इसमें था कि व्हाट्स हैपेंड, एंड वो बाहर आया, और एंड आई वाज स्टन्ड टोटली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक पैर से खून निकल रहा है, एक जिसको ईरान में एक 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 ट्राउजर है जो कुर्दिस्तान, ईरानी कुर्दिस्तान में शलवार कुर्दी कहते हैं, तो वो जरा लूज रहता है, ऐसा बैगी टाइप रहता है, ऐसा। मैं शलवार कुर्दी पहना हुआ था और एक टी शर्ट। मैं मोबाइल देख रहा हूँ, चश्मा देख रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं करके। इतना में एक दूसरा स्टूडेंट आया, और दरवाजे के पास, वो 5वें माले पे था, हम 4 माले पे थे, वो 5वें माले से आया, ऐसा खड़ा था। और जब मैंने उसको देखा, ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग इन हॉरर, ऐसा लग रहा था एक रॉबोट खड़ा है हमारे सामने। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, एंड ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग एंड ही वॉज जस्ट लुकिंग लाइक दिस एज इफ ही वॉज टोटली स्टोन्ड। एंड इतने में जो हॉस्टल मैनेजर था हुसैन, वो अंदर आया, और हम सब जो एक ऐसा समझ लो एक स्ट्यूपर में थे, एक 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 फ्रीज हो चुके थे हम। वो आया, चिल्लाया मोहम्मद रजा बीरून, मोहम्मद रजा, ओ ऐसा चिल्लाया उसने, हम जैसे कि नींद से उड़ गए। क्या दे रहा हो, सिर्फ उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, आओ भागो, बिया बीरून, बिया यानी बाहर आओ, बाहर निकलो। बोले अंदर कोई है, कोई देखो कोई है करके। हमने जैसे ही उसकी आवाज आई, हम सब जैसे जब स्टॉप हो चुका था मोशन, हम सब चप्पल कोई देख रहा है, कोई जूता। आपके हॉस्टल में मिसाइल गिर गया आगे? हाँ, अच्छा, हॉस्टल के सामने गिरी। उसका इम्पैक्ट आप पे आया? उस वक्त हम लोग को समझ में नहीं आया जी, उस वक्त हम लोग को समझ में नहीं आया, क्योंकि नीचे एक कार थी, वो ब्लास्ट हुई थी, जी, सामने के 3-4 बिल्डिंग तहस नहस हो चुकी थी, और उसका फोर्स इतना था कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया उस वक्त। हम लोग भागते भागते 4 माले से नीचे आए, कांच सब, जैसे ही लॉबी में पहुंचे तो लॉबी तो कयामत थी। लॉबी में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, जो लोग भाग भी रहे थे। मैंने देखा एक सूडानी लड़का था, डॉक्टर हमजा, वो भागते भागते भागते, वो कांच का जो कांच पे ऐसा फिसल के जैसे स्नोबोर्ड कर रहे हैं, वो ऐसा वो गिरा, और दूसरे स्टूडेंट्स थे। और जैसे हम लोग बाहर हैं, हम देखे हुसैन बाहर खड़ा है फिर से, और गाड़ी के ऊपर, जहाँ पे गाड़ी, और उसी की गाड़ी के ऊपर, उसी की गाड़ी तहस नहस, उसकी कार बाहर रखी हुई थी। फिर से देखा, बोला जाओ अंदर पहले माले पे देखो कोई क्योंकि वो बाहर से वो आया बाहर से, और बाहर से उसने देखा कि पहला माला पूरा तबाह हो चुका है। बोले पहले माले के ये रूम 1A में जाके देखो कोई है, क्योंकि वो रूम में 10 स्टूडेंट रहते थे। मॉरिशस के स्टूडेंट्स थे, इराकी थे, अफगानी थे, सब अलग अलग कंट्रीज के। हम लोग भागे पहले माले पे गए, तो ऑलरेडी वहां पर एक लड़का वहां पर देख रहा था, गंजी पहना हुआ था, देख रहा था वो। लकीली वो रूम में कोई भी नहीं था। एक सीरियन लड़का जो वहां पर स्टूडेंट था, वो हॉस्पिटल में राउंड्स के लिए गया हुआ था, अपनी ड्यूटी के लिए गया हुआ था। हम लोग भाग के नीचे आए, उसने कहा सब लोग निकलो यहाँ से, जस्ट बोले सामान, बोले वो सब छोड़ दो, बस निकलो, पासपोर्ट, बोले लीव एवरीथिंग एंड जस्ट गो।
हम लोग निकले बाहर, तो अब वो ये लंबा लेन था। अब वहां पर जो हम लोगों ने सीन देखा वो रियली, ये तो हम लोगों के साथ हुआ था। यहाँ पर हम लोग वी वर लुकिंग फ्रॉम द दूसरे पर्सपेक्टिव से। बच्चे सर पे लगे हुए खून आलूद, एक लड़के ने तो कहा सर भी फटा हुआ एक बच्चे का दिखा। बूढ़े, कॉमन पॉपुलस जो रेजिडेंशियल एरिया में जो लोग रहते हैं, रोते रोते खून आलूद। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये वॉर क्या है। और सब आए बाहर बाहर, और हम लोग गली के बाहर गए। और एक बार हम लोग गली के बाहर निकले, तब हम लोगों को अंदर वापस आने, हम लोग बाहर तो निकल गए, लेकिन बाद में ये आया कि भाई पासपोर्ट जाके लेंगे या कुछ ले लेंगे। ऐसा बाहर आके खड़े हो गए, तो जो स्टूडेंट्स, हमारे जो जख्मी स्टूडेंट्स थे, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स बहुत जख्मी थे। कम से कम 15-20 स्टूडेंट्स जो थे इंटरनेशनल जख्मी हुए। उसमें से कुछ लोग जो थे बहुत ज़्यादा जख्मी हुए। उसमें से एक लड़का था जो बिल्कुल शर्ट भी नहीं पहना हुआ था, खूनालूद। वो उसको दूसरा स्टूडेंट, वो मेरे रूम का पड़ोसी था, सामने वाले हॉस्टल के सामने वाले रूम में। तो मैंने जैसे ही उसको देखा, उसके साथ 1-2 लोग थे, तो मैं भी उसके साथ हो लिया। और हम लोग ने बोले, अब क्योंकि वो डॉक्टर था, उसको सब पता था यहाँ के, वो सीनियर डॉक्टर था लास्ट ईयर वाला। वहाँ पर उसने बोला कि हॉस्पिटल है सामान या ऐसा कुछ नाम था सामने हॉस्पिटल। वहाँ पर चले गए, तो वहाँ पे हमने देखा कि इट वॉज मेहम इन दैट हॉस्पिटल। बस इंजर्ड आ रहे थे, उनको पता नहीं था। अब जैसे हमको पता चला कि हम लोग फॉरेनर्स हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, फास्ट जो है उनको बुलाया गया, और जल्दी जल्दी जो है उन्होंने डिटेल्स ली वगैरह और सब कुछ किया। और उन्होंने अपना मल्लम पट्टी जो है, अपनी जो बैंडेज जो लगाना है, जिसका जो है पूछना, वो करना शुरू किया। आहिस्ते आहिस्ते बच्चे वहाँ जमा होने लगे, हमारे हॉस्टल के बच्चे। कुछ लोगों के पास मोबाइल थी, कुछ लोग अपना बैग वैग सब जल्दी जल्दी में बांध कर ले आए थे। तो हम लोग पैर्स में 1-2 के साथ हो गए। और फिर उसके बाद कंस था, जो हमारे श्रीलंका का रूममेट। मैंने कहा कंस कहीं जाना नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, ना कार्ड है, ना वॉलेट है, ना पैसा है, ना कुछ है। मैं उसके पास, उसने लेकर आया था, उसने पैक किया था पहले से, उसका प्लान था कूम जाने का। कंस और मैं हम लोग निकले बाहर। और फिर आहिस्ते आहिस्ते, जब जैसे कहते हैं ना, व्हेन द डस्ट सेटल डाउन, फोन आने लगे लोगों के एक दूसरे के मोबाइल्स पे, और ये वो। और फिर उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर, बच्चे वहाँ जमा हो जाए, डीप है, अंडरग्राउंड है, तो सब अगर ऐसा कुछ और भी कुछ होता है तो हम लोग वहाँ। फिर 2-3 घंटे गुजर गए, सब आहिस्ते आहिस्ते जो है इवैक्यूएट करने लगे। गली में तो बिल्कुल जाने नहीं दे रहे थे, और सब ये सब हो गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले भी, जाहिर सी बात है, उस मौके पे सब कंफ्यूज थे। आहिस्ते आहिस्ते फिर सब एक्शन में आए और सब ऑर्गेनाइज। एक बात है कि वहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइज है, सब चीज़ सिस्टमेटिकली, बहुत सिस्टमेटिकली जो है, इमीडिएटली जो है वो टेलीग्राम ग्रुप्स जो है, इमीडिएटली जो ग्रुप्स बनाए गए, इमीडिएटली जो है वो, वहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता ना, व्हाट्सएप पे वो टेलीग्राम चलता है वहाँ। हाँ जी, टेलीग्राम भी उनके खुद के सोशल मीडिया है, जिसको बले है, ईटा है, जो बहुत पॉपुलर है, लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। उन्होंने कहा कि दूर एक हम लोगों को एक स्पॉट बताया गया, कहा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब वहाँ जमा हो जाएं, और आगे की बात, आगे की कार्रवाई वहाँ से डायरेक्शन वाइस चांसलर वगैरह वहाँ से देंगे जी। सब बच्चे जमा हो गए, बहुत सारे जख्मी थे जो हॉस्पिटल से अभी भी आ रहे थे, जमा हो गए। ज़्यादातर जो है मेडिकल स्टूडेंट्स में, जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो पैरामेडिकल कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, ऑप्टोमेट्री है, ज़्यादातर जो है गर्ल स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कंट्री से। तो ज़्यादातर जो है ऐसा मान लीजिए तकरीबन 70-75% जो थी वो गर्ल स्टूडेंट्स वहाँ पर एक अंडरग्राउंड बेसमेंट पर जो है वहाँ पर जमा हो गए थे सब। फिर आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने कहा, किसी को कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है, ये कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, इनका ग्रुप कब फॉर्म हुआ और ये कब इनका ऑपरेशन सिंधु कैसे शुरू हुआ? ये व्हाट्सएप पे इन्होंने ग्रुप, जैसे ही पहले दिन जब हो रहा था, तो सारे स्टूडेंट्स ग्रुप पे नहीं थे जी। जैसे मैं ग्रुप पे था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। लेकिन जो एक्टिव थे, जो सोशल मीडिया पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और वो उनमें से कुछ जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स थे, कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, जो उन्होंने एम्बेसी के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया था, और वो एम्बेसी के हेल्प से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सब चीज़ें। यूनिवर्सिटी भी हेल्प कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि अब तेहरान सेफ नहीं है, और बेहतर यह है कि हम लोग रात को तेहरान से बाहर चले जाएं। तो इन्होंने कहा कि नॉर्थ ईरान में कोई एक स्पॉट है, वो आपको बताया नहीं जाएगा, वहाँ पर हम आपको ले जाएंगे।
और आहिस्ते आहिस्ते करके बसें आने लगी और सब। अब हुआ ये कि मेरे पैर से बहुत ज़्यादा खून जाने लगा, जी। बहुत ज़्यादा खून जाने लगा। तो एक डॉक्टर अहमद करके थे लास्ट ईयर के स्टूडेंट, तो आपको पैर जख्मी कैसे हुआ था? ये ब्लास्ट के अंदर, अच्छा। ब्लास्ट के अंदर बाद में ईरानियों ने कहा कि जिस्म खौर है जी, हम्म। यानी फॉरेन बॉडी हैज़ गॉन इनसाइड योर नी, जी। ऑन योर नी। जी। तो फारसी अच्छी बोल लेते हैं? हाँ, वहाँ पर पहले 6 महीने फारसी सीखनी पड़ती है सबको। अच्छा। कंपल्सरली फारसी सीखनी पड़ती, जैसे दूसरे कंट्रीज में, रशिया में आप मेडिसिन सीखने जाए, चाइना में। तो उन्होंने कहा कि कोई बाहर से श्रापनेल वो आपकी बॉडी में लॉज हो गया है, ऐसा उन्होंने कहा। खारजी। हाँ, अच्छा। अब क्योंकि मेडिकल में एक टर्म है इलेक्टिव सर्जरी। जी। इलेक्टिव सर्जरी मतलब इतना अर्जेंट नहीं है, वो बाद में निकाला जा सकता है जैसा है। और क्योंकि ये जंग का माहौल था, सब हॉस्पिटल्स जो थी वो, उन्होंने कहा बाद में देख लेंगे, आप 1 हफ्ते बाद आओ, फिलहाल जो है हम उसको बॉडी में रहने दो आप। हाँ, वो कभी भी कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि कंफर्म भी नहीं था कि है कि नहीं। जी। उन्होंने कहा था कि प्रोबेबली जी। ऐसा है करके, जो बाद में यहाँ पे मैं जब इंडिया में आके दिखाया तो उन्होंने कहा वी कैन नॉट रूल इट आउट, जी। बट देयर इज इंजरी, ऐसा करके, मेनिस्कस टेयर है, ACL इंजरी है, ये वो है। खैर, हम लोग वहाँ पे गए, डॉक्टर अहमद ने कहा नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। वो जो लास्ट स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट्स को उसने जमाया। मैंने कहा यार चलते हैं, मैं भी साथ में चल लेता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन खून रुक ही नहीं रहा था, हर कदम पे जो है, चलते चलते उसने खोला, देखा, उसने बोला कुछ ज़रूर कुछ इसमें मसला है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स को कॉल किया, उन्होंने स्पेशल टैक्सी नेक्स्ट डे रुकाया और मुझे ले गए हॉस्पिटल में और मुझे भर्ती कर दिए वहाँ पर। अब सब बच्चे जाने लगे। अहमद ने कहा क्या करें ये वो, कुछ बच्चे, मैंने कहा आप लोग जाओ, आप लोग की भी बस है, आप लोग निकल जाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा करके। जी। डॉक्टर्स ने वहाँ पे मल्लम पट्टी करना स्टार्ट किया, यहाँ हिप से लेके फुट तक। और जब वो फ्रैक्चर का वो जो बैंडेज जब वगैरह जब प्लास्टर जब करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब मारते हैं, तो वो बहुत हैवी हो जाता है। अंदर पेन तो है, लेकिन साथ साथ उसकी जो हैवीनेस थी, वो एक पैर ऐसा उठ ही नहीं रहा था। एंड देयर वाज नो वन, वहाँ पर कोई था नहीं पुश करने वाला। लकीली एक फ़ोन दिया हुआ था एक दोस्त ने, पूरा दिन निकल गया और फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है, बस आपको इसको बेंड नहीं होने देना है पैर को, और आप अभी जा सकते हैं। लेकिन जाए तो जाए कहाँ? ना कार्ड है, बैंक कार्ड, ना वॉलेट है, ना कैश है, कुछ भी नहीं है। पासपोर्ट था आपके? कुछ भी नहीं था, बस वो शलवार कुर्दी थी और वो प्लास्टर था, और बस। और फिर हम लोग निकले। तो इन लड़कों ने क्या किया, इन्होंने पता नहीं कहाँ, इन्होंने बहुत फास्ट है ये लोग, इन्होंने बात किया और इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का एक दूसरा हॉस्टल है जिसके अंदर एक बेसमेंट है, वहां पर आपको रखेंगे। बाकी सब बच्चे जो है वो जा चुके थे। अब मैं उस रूम में चला गया, रात काटनी थी, हम लोग रुके। इतने ही टाइम में सोशल मीडिया में मैसेजेस आने लगी कि दे हैव सेड टू इवैक्यूएट वन एंटायर एरिया। एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको उन्होंने कहा था कि वो एरिया में कहीं भी मार सकते हैं, और वो एरिया को, अब वो एरिया में 1 मिलियन के ऊपर लोग रहते हैं। तेहरान इज अ वेरी पॉपुलेटेड सिटी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ की। कैसे इतना ज़्यादा? बोले कहीं भी मार सकते हैं, वो इलाके में वो आया था, होशदार जिसे कहते हैं फारसी में। और फिर ये हो गया, और अचानक से फिर खबर आई कि मीडिया सेंटर जो था, ईरान का जो दूरदर्शन है, ईरान के दूरदर्शन के ऊपर मिसाइल मारे। और लाइव वो जो क्लिप वायरल हुई है, अगर आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी, एक लेडी जो है वो न्यूज़ एंकर रिपोर्ट कर रही है वॉर के बारे में, और स्टूडियो के अंदर वो होती है, और वो कंटिन्यूसली वो कुछ क्षण तक वो कंटिन्यू करती है अपना, और फिर वो उठ के एकदम निकलती है, और वो नेशनल हीरो बन चुकी है आज ईरान के अंदर जो है। और उन्होंने कहा सिद्धाओ सीमा और ज़्यादा दूरदर्शन को मार दिए, दूरदर्शन को भी मारे, ये वो ऐसी सब बात चल रही थी। नेक्स्ट डे ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने एक कार भेजा और हमको बोला नॉर्थ ईरान आओ। हम नॉर्थ ईरान में जा रहे हैं, तो सब जगह हम लोग को वो स्मोक दिख रहा है, यहाँ पर स्मोक है, वहाँ पर स्मोक है, इतनी जगह। जो 15 और 16 जून को बहुत ज़्यादा जो है वो अटैक्स हुए थे जी, बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए थे, 15, 16, 17 जून। कहते हैं अकॉर्डिंग टू, मैंने सुना जो दूसरे स्टूडेंट से, तेहरान में सिर्फ 34 जगह में मारा गया था, 34 प्लेस। खैर हम लोग गए नॉर्थ ईरान में, कैस्पियन सी सामने जो जगह था, एकदम पीसफुल माहौल था, समंदर था, और आराम से स्टूडेंट्स के लिए सब प्रबंध किया हुआ था यूनिवर्सिटी ने। वाइस चांसलर खुद उठ के आया हुआ था, जो उसकी पूरी टीम थी, एजुकेशन टीम थी, कल्चरल अफेयर्स की टीम थी,
और फाइनेंस टीम थी, जितने भी थे पूरा टीम जो है वीसी खुद खड़ा हुआ था वहाँ पे जी। उन्होंने कहा था कि जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आप लोग जितना टाइम चाहते हो आप रह सको, ये सेफ जगह है और ये वो। और ये जब वो कहा सेफ जगह है ये वो, उसके बाद कुछ देर बाद एक बाजू की सिटी थी वहाँ वहाँ पर भी मारा गया। तो माहौल जो है बहुत टेंस था, क्योंकि लोग फैमिली वाले फ़ोन कर रहे थे बार बार स्टूडेंट्स के, बहुत पैनिकी माहौल था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम तो नॉर्थ में चले गए थे, कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो कुंभ में थे, और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जैसे ईरान यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज है, शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी है, दूसरे जो मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो वहाँ से जो है मशहद के लिए रवाना होने लगे। क्योंकि तो हम बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड थे कि उनके साथ क्या हो रहा था, उनकी क्या गुजर रही थी। हाँ, इंडियन एम्बेसी ने एक हेल्पलाइन, एक हॉटलाइन रखा था जी। तो सब स्टूडेंट्स कॉल कर रहे, मैंने भी कॉल किया। उन्होंने कहा कि मशहद के अंदर जो है, पहले तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे यानी, मशहद तेहरान से बहुत दूर है। मशहद नॉर्थ ईस्ट में है, तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर में है। अच्छा। तो हमने समझा शायद तुर्कमेनिस्तान से जो है इवैक्यूएशन होगा, जी क्योंकि ईरान के तो स्काईज बंद थे टोटल, जी। और 1,500 तकरीबन स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने काफ़ी बात की, उन्होंने कहा करीबन 1,500 स्टूडेंट्स से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा, और जैसे जैसे प्लेन आते जाएगी, ऐसा नहीं है कि भाई आप मशहद इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ ईरान। Masad is the second largest city of Iran. It has a population of more than 8 million. It is a very cultural city. उसका पुराना जो नाम था वो तूस था, और मशहद उसका जो नाम पड़ा because of the imam over there, the Imam Reza. जी। And चूंकि वो उनके जिनके नाम पे आपका नाम रखा गया है। तो कुंभ की बजाय आप लोगों को मशहद ले गए फिर? नहीं, हम तो नॉर्थ ईरान में थे। अच्छा। लेकिन इंडियन एम्बेसी वाज बेस्ड इन मशहद जी। कुंभ के स्टूडेंट्स को पहले इवैक्यूएट कर रहे थे मशहद से। जी। साइमल्टेनियसली हम बैठे हुए वहाँ कैस्पियन सी के पास जी। और वहाँ पर हम बैठे हैं, और 1 दिन 2 दिन, अब माहौल थोड़ा सा, बच्चे हैं साथ में, जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे अलग अलग, जैसे मान लीजिए स्कूल ऑफ रिहैबिलिटेशन के बच्चे स्कूल ऑफ मेडिसिन से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, स्कूल ऑफ मेडिसिन के स्टूडेंट फार्माकोलॉजी से रिएक्ट नहीं करते, दूसरे स्टूडेंट्स थे, फोटोग्राफी के भी स्टूडेंट्स थे, अलग यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट्स थे। बाद में पता चला हम लोग रुके इसलिए थे क्योंकि इंडियन एम्बेसी कोशिश कर रही थी उस इलाके के अंदर जितने भी दूसरे इंडियंस हैं स्टूडेंट्स के अलावा, जैसे कि स्टील वर्कर्स थे, बहुत सारे स्टील वर्कर्स बिहार के थे, बहुत सारे यूपी बिहार के स्टील वर्कर्स थे जो स्टील प्लांट में काम कर रहे थे, बहुत सारे बिजनेसमैन थे, अलग अलग जगह से, केरला से थे, तेलंगाना से थे, और महाराष्ट्र से कुछ लोग थे, और यहाँ तक कि ओल्ड मैंने देखे, बहुत ओल्ड बिजनेसमैन जो बहुत ही इनका उम्र दराज जो मैंने देखा वो भी थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हुआ, इन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा किया, और हम लोगों को कहा कि फाइनली 3-4 दिन जब हो गए, वो 3-4 दिन जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना बिटर स्वीट डेज, यानी अच्छा भी था, स्टूडेंट्स मिल रहे हैं आपस में, ये वो, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई में इतना टाइम मिलता नहीं, और एट द सेम टाइम वो लूमिंग टेंशन भी है जहन के पीछे कि भाई ये हो। खैर यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत ही अच्छा, तो सारे भारतीय वहाँ के असेंबल हुए, सारे इंडियंस, वर्कर्स भी, स्टूडेंट्स भी, हाँ, बिजनेस सब आके वहाँ नॉर्थ ईरान में जमा हो गए। जी। अब हम जिस जगह पे थे वहाँ से अजरबैजान नज़दीक था, तो हम लोग समझे हमको बाकू ले जाया जाएगा, लेकिन फिर इंफॉर्मेशन भी जल्दी हम लोगों को मिलती नहीं थी कि भाई कहाँ जाने वाले हैं, बस कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम वी आर क्लोजेस्ट टू द अजरबैजान बॉर्डर, हो सकता है, स्टूडेंट्स अटकलें लगा रहे थे कि बाकू नज़दीक है, बाकू से जाएगी। खैर पता नहीं क्या रीज़न था, इंडियन एम्बेसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का क्या था, हम लोगों को वहाँ से जो है ले जाया गया आर्मेनिया के बॉर्डर पे। अच्छा। आर्मेनिया एक छोटा कंट्री है, नीदर तुर्कमेनिस्तान नॉर अजरबैजान, आपको आर्मेनिया ले गए। आर्मेनिया के। अच्छा। आर्मेनिया की बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। आर्मेनिया का जो बॉर्डर है, उसका जो सिटी जहाँ पर हम रुके थे उसका नाम था जुल्फा। जी। अब ईरान और आर्मेनिया क्योंकि सटा हुआ है जी, तो बहुत सारे आर्मेनियंस ईरान में रहते हैं, स्पेशली इस्फहान नाम के शहर में, और इस्फहान नाम के शहर में एक बहुत बड़ा कैथीड्रल है, बहुत पुराना है, कैथीड्रल है वंक करके, और वो जिस इलाके में, वो इलाके का नाम भी जोल्फा है। अच्छा। तो जो आर्मेनिया के बॉर्डर पे जो सिटी है, और वो जोल्फा और ये जोल्फा, बिकॉज ऑफ द आर्मेनियन कनेक्शन, वो आर्मेनियन कनेक्शन की वजह से नाम सेम है, यहाँ पे भी आर्मेनिया है, यहाँ पर भी। उन्होंने कहा आर्मेनिया में बॉर्डर क्रॉस करना है, सुबह 9 बजे निकलना है, एक
एक रात हम वहाँ रुके थे। इंडियन एम्बेसी ने प्रबंध किया था होटल्स के अंदर, सब होटल्स के अंदर, और खाना वाना सब, जो ईरान के अंदर जो एम्बेसी थी, इंडियन एम्बेसी, उन्होंने यहाँ पर ये किया था। अब हम यूनिवर्सिटी के अम्ब्रेला से बाहर आ चुके थे जी। अब आप इंडियन एम्बेसी के हाथ में आ गए थे। हाँ जी। और इंडियन एम्बेसी सुबह 9 बजे उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने कहा निकलना है। हम सब बस में बैठ गए और हम सब इंडियंस थे, इस बार हम सब इंडियंस थे क्योंकि बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ थे जी। और हम सब बॉर्डर पे पहुंचे और इस तरफ हमको आर्मेनिया दिख रहा है, इस तरफ अजरबैजान दिख रहा है और बीच में एक रिवर था, अरस रिवर करके। तो बस वाला बता रहा था, वो कह रहा था कि देखिए ये रिवर के इस पार बॉर्डर था नहीं, कहा वो रिवर के उस पार जो है वो आर्मेनिया है, इस पार जो है वो अजरबैजान है, और ऐसे ऐसे तैसे करके हम बॉर्डर। कितनी बसें थी भारतीयों की? मेरे ख्याल में 3 बसें थी जी। सब यंग स्टूडेंट्स थे? यंग स्टूडेंट्स थे, स्टील वर्कर्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, फ्रूट मर्चेंट्स थे। अच्छा। मोस्टली जो एप्पल वगैरह का जो बिजनेस करते थे उनको मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारा। खैर सब भारतीय थे और सब इंडियंस साथ में बॉर्डर की तरफ गए और ईरान से क्रॉसओवर करना था हम लोगों को आर्मेनिया के अंदर। बीच में बड़ा ब्रिज आता है जी। तो बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स की वीज़ा इश्यूज की वजह से उनका नाम शायद ये हुआ, उनका डिले हो गया था मैटर। कुछ स्टूडेंट्स को 15-20 स्टूडेंट्स को रुका के रखे थे, वो आहिस्ते आहिस्ते उनका, बाकी सब बच्चे रुके हुए थे इस पार, ईरान से निकल चुके थे मगर आर्मेनिया एंटर नहीं किए हुए थे। हम रुके, बाद जब सब आ गए तो फिर इकट्ठा आहिस्ते आहिस्ते हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करना स्टार्ट किया। और मैंने कभी रोड ऐसा देखा नहीं था कि एक कंट्री यहाँ पर एक कंट्री यहाँ पर, बीच में ब्रिज था। वो गाड़ी वाला कह रहा था हम आधे ब्रिज तक आपको ले जाएंगे क्योंकि वहाँ से आर्मेनिया स्टार्ट होगा। अच्छा। और कुछ लोग चल के गए और बॉर्डर पे बहुत सारे लोग थे, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के, जो एनजीओज वगैरह के लिए काम करते थे, यूएन एनजीओज के लिए, दूसरे जो एनजीओज के लिए, वो लोग भी इवैक्यूएट हो रहे थे। बहुत सारे ईरानी जो थे वो आर्मेनिया जा रहे थे, बहुत सारे आर्मेनियन ईरानियंस थे जो वापस जा रहे थे। खुलासा वो 9 बजे जो हम निकले, वो क्रॉस करते करते आर्मेनियन बॉर्डर पे बहुत टाइम लग गया, पूरा दिन निकल गया क्योंकि 2-3 काउंटर थे, सिर्फ 3-4 काउंटर थे। उनको पता नहीं था कि इतने अचानक ईरान से आएगा फ्लक्स, जो स्टूडेंट्स के घंटों का लाइन लगा वहाँ पर। कुछ बच्चे इंजर्ड थे, कुछ बच्चे। खैर वो जब हम आर्मेनिया में एंटर हुए और जब हम चेकिंग करके स्टेप किए आर्मेनिया के अंदर जी, तो वहाँ पर जो है हम लोगों को इंडियन एम्बेसी के जो नुमाइंदे थे, जो नाम मुझे याद नहीं है जी, मगर सीनियर थे काफ़ी जी, और वो खड़े थे वहाँ पर और उन्होंने कहा आ जाइए, बस बस काफ़ी है और सब चीज़ है। फिर आपको बड़े वक्त के बाद अपनी ज़बान, अपने देश की ज़बान सुनने को मिली होगी। अपने लोगों की बात सुन बड़ा अच्छा लगा। हाँ और हर देश में अच्छी लगता अपनी ज़बान सुनना। हाँ, और उन्होंने कहा है एवरीथिंग इज अरेंज्ड। वो एक एक करके उन्होंने बस पे सबको ये किया। तो मैंने उनसे पूछा कितना टाइम लगे, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द था और मेरे पैर में जो प्लास्टर लगा था वो क्योंकि इतना हैवी था और इतना वो तकलीफ दे रहा था, तो मैंने जोल्फा बॉर्डर पे उसको फाड़ दिया था क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे नज़र में वो एक छोटा सा कट था। मैंने कहा ठीक है अब तो ऐसा वैसा, वही मैंने गलती की क्योंकि वो जो 8.5 घंटे का सफ़र था आर्मेनियन बॉर्डर से लेके कैपिटल येरेवान तक, वो वाकई मुझे ऐसा लगा कि जो है जान जा रही थी, जिसको एक्सक्रूशिएटिंग पेन, जो ऐसा लग रहा था जैसे बस पैर काट के बस चला जाए। लकीली बस में हमारे बहुत काफ़ी डॉक्टर्स थे, काफ़ी मुझे याद है एक सीनियर डॉक्टर थी कश्मीर की, सादिया शायद नाम था उनका, उन्होंने दवा वगैरह ला के दिया, और भी बच्चे थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया वहाँ पर। बस उतरने में तकलीफ हो रही, चढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, उतरने में ज़्यादा प्रॉब्लम थी। आर्मेनिया में हम लोग एंटर हुए तो अब जाहिर सी बात है आप एक ऐसे देश में हो जिसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहते हैं जी, और अचानक से आप एक कंट्री में जा रहे हो जो दुनिया का सबसे पुराना क्रिश्चियन कंट्री माना जाता है। आर्मेनिया इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना देश है जिसने क्रिश्चियनिटी को एज ए स्टेट रिलीजन कबूल किया है 1700 साल पहले। तो एक बच्चों के लिए भी एक स्विच एक ये था। और अचानक से वहाँ पे गए, वहाँ के जो फैसिलिटीज़ थी, वहाँ के जो खाने थे, बहुत सारे हमारे साथ वेजिटेरियन थे वहाँ पर, सब जो है उनको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। खैर
वो पूरा सफ़र रात भर चला और सुबह तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे हम लोग येरेवान कैपिटल ऑफ आर्मेनिया पहुंच गए। सब थके थे, तकरीबन 9 बजे लास्ट निकले थे और तकरीबन 24 घंटे 20 घंटे हो चुके थे हम लोग सफ़र में। जी हम लोग पहुंचने के बाद अब वहाँ पर कैसा था, वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस ने छोटे छोटे हॉस्टल्स लेके रखे जी क्योंकि आर्मेनिया के अंदर भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं। यूक्रेन का जो वॉर हुआ, यूक्रेन के अंदर जब वॉर हुआ तो जितने मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो इंडिया वापस आ गए। जब वो इंडिया वापस आ गए, अब उनको मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करनी थी तो कहीं ना कहीं तो जाना है, तो उन्होंने सेलेक्ट किया रशियन स्पीकिंग कंट्री, क्योंकि आर्मेनिया की फर्स्ट लैंग्वेज आर्मेनियन है जी और सेकेंड लैंग्वेज जो है वो रशियन है, सोवियत यूनियन की वजह से। तो ये ऑलरेडी यूक्रेन में रशियन सीख चुके थे। तो मुझे वहाँ बम्बई का एक लड़का मिला तो वो एक हॉस्टल में रह रहा था, बम्बई का और मैंने कहा आप क्या, मैंने कहा हम लोग मेडिसिन पढ़ रहे हैं ये वो करके, और आहिस्ते आहिस्ते करके हम लोगों को वो रूम्स के अंदर जी रखा गया, अलग अलग हॉस्टल्स के अंदर। वो इंडियन ओन स्पेसेस थी, गुजराती ओन हॉस्टल्स थी। तो खाना आर्मेनिया में गुजराती और हॉस्टल्स, आर्मेनिया में गुजराती ओन हॉस्टल्स थी, पटेल और उन्होंने इंडियन खाना था, नाश्ता इंडियन, पोहा और इंडियन तरीके से इंडियन चाय और ये सब। खैर वहाँ पर भी कुछ तकलीफ़ें थी, बच्चों को भी तकलीफ़ें थी और कुछ ये थी, मगर वो जाहिर सी बात है वॉर सिचुएशन है, थोड़ा सा वो एडजस्ट हो जाता है आहिस्ते आहिस्ते करके। कुछ बच्चों जिनको वहाँ नहीं जम रहा था वो दूसरे हॉस्टल्स में ट्रांसफ़र किए गए और वहाँ के यंग ऑफिसर्स जो थे एम्बेसी के ही बहुत यंग थे, 2-3 ऑफिसर जो थे वो काफ़ी यंग थे और वो आए और उन्होंने कहा कि मैनेज किया पूरा और कहा कि ऐसा होगा। और मगर बच्चों के जहन में ये था कि क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कब जाना है, तो जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो और जहन में एक परेशानी बढ़ती जाती है जी। तो कंटिन्यूसली माँ बाप भी कॉल कर रहे हैं, कहाँ पर हो, ये हो वो हो। अच्छा, कुछ जो वर्कर्स थे, जो स्टूडेंट जो सिन्नो साल में बड़े थे, जो मैच्योर थे, वो एंजॉय कर रहे थे, भाई थोड़ा सा देख लेते हैं, आर्मेनिया आए हैं तो थोड़ा सा देख लेंगे ये वो करके। वहाँ पर भी 3-4 दिन गुजरे और हम लोग सोच ही रहे थे क्या होगा करके अचानक सीज फायर ईरान में अनाउंस हो गया। ईरान में सीज फायर अनाउंस हो गया, 12 डे वॉर जो है वो खत्म हो गया। तो कुछ बच्चे बोले अब वापस जाएं, तो कहा नहीं, एम्बेसी ने कहा नो, प्लेन आपका आ रहा है और आपको इवैक्यूएट करेंगे वापस, हम आपको ईरान नहीं भेजेंगे। ये हालत मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो थी वो कोऑर्डिनेट कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से, ऐसा हम लोगों को बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एक स्पेशल प्लेन जो है वो भेज रही है इवैक्यूएशन के लिए, ऑपरेशन सिंधु के लिए। और उसको आने में जो है, क्योंकि बहुत सारी जगह इवैक्यूएशन हो रही थी, मशल में भी हो रही थी, दूसरी जगह भी हो रही थी, और आर्मेनिया से ये दूसरा इवैक्यूएशन था। पहला एक प्लेन आर्मेनिया से जा चुका था जी, हम लोग दूसरे बैच में थे, दूसरे इसमें थे, तकरीबन 160-100 के करीब लोग थे हम। और फिर 3-4 दिन बाद जो है वो प्लेन आई और फिर हम सबको इकट्ठा किया गया और फिर स्टेट वाइज जो है जी, महाराष्ट्र, केरला, अलग अलग स्टेट वाइज जो है हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भाई जब आप दिल्ली पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपके स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर रहेंगे जी। और जैसे ही प्लेन मुझे याद है पहुंची तो सब नारे लगाने लगे और बहुत खुश थे और जुबिलियंट माहौल था एकदम, घर वापसी हो गई थी जी। बाहर आए तो सब, अब एक बार बाहर आए तो देन एवरीवन जस्ट वांट्स टू गो होम, बस सबको। तो ये ऑपरेशन सिंधु नाम किसने दिया था और कैसे नाम पड़ा ये मुझे नहीं पता किसने दिया था, मगर सिंधु जो नाम है जी, पुराना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है फारसी में सिंधु, हाँ, और फारसी में जो है पर्शियन लैंग्वेज में इसको हिंदू भी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि हिंदू जो है वो पर्शियन नेम है एक्चुअली। अच्छा, हिंदू जी। तो पुराने जमाने में हफ्त हिंदू जी करके, हफ्त यानी फारसी में हफ्त कहते हैं हफ्त को, 7, हफ्त हिंदू यानी 7 रिवर्स। अच्छा, और सप्त हिंदू भी संस्कृत में उसको कहते थे जी। तो पुराने जमाने में जैसे पंजाब को कहते हैं पंज ऑब जी, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंज फारसी में पंज 5, ऑब यानी पानी,
तो वो हिसाब से ये नोमेनक्लेचर होगा। अभी किसने सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया, वो मुझे तो नहीं पता। मगर बस वो कंफ्यूजन ये था कि ऑपरेशन सिंदूर भी हाँ अभी पाकिस्तान के साथ जो जंग में था, हाँ तो मुझे लगा कि शायद देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन दीस टू, बट बड़ी थ्रिलिंग सी जर्नी थी आपकी। हाँ। तो मैं खाली जानना चाहता, जब आप ईरान में थे और अभी शोले ने फिल्म में 50 साल पूरे किए हैं, शो है। हाँ, तो मैंने देखा कि ईरानियंस जो है काफ़ी एक्साइटेड है उसके बारे में, मतलब उनके कल्चर हाउस ने काफ़ी उसको सेलिब्रेट किया है, और ईरान में शोले के अपने एक अलग उसकी वो वैल्यू है। हाँ। आपने कुछ महसूस किया शोले के बारे में वहाँ ईरान में? मैं आपको एक एनेक्डोट, अगर आप, मैं 2009 में पहली बार ईरान गया, जी और हम लोग जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो जी वहाँ का जो वहाँ की जो ट्रेन है वो छोटी छोटी ऐसे कूपे, छोटे छोटे रूम्स हैं, जी उसमें 3-4 लोग, 5 लोग, 6, और मुझे याद है वहाँ जितने भी जो अंकल्स थे, जैसे ही उनको पता चला हम लोग इंडिया से हैं, वो कहा, शोले बसंती शोले जय बसंती वीरू, जय वीरू। गाना गाने लगे वहाँ के। अच्छा, और जैसे कि पता नहीं क्या है, उनके, उन्होंने किससे सुनाने लगे, उन्होंने कहा हम लोग ने कितनी बार देखे हैं हमारे थिएटर में, क्योंकि जब वो आई थी तो वो बहुत एक अच्छी, यानी इट वाज, वो कुछ नई चीज़ थी हमारे लिए। अच्छा, तो ये एक उनको शोले गाने याद है उन लोगों को? गाने याद हैं उनको, उनको सीन्स याद है, बसंती याद है। बसंती याद है। और ईरान का जो डबिंग इंडस्ट्री है जी वो बहुत ही हाईली क्रिएटिव है। जी तो जो तो कभी कभी जो है वो आप फारसी में उसका डबिंग देखोगे तो शायद आपको ओरिजिनल से ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा जिस तरीके से वो फारसी के अंदर उसको उनका डबिंग इंडस्ट्री बहुत ही एडवांस्ड है, यानी बहुत ही क्रिएटिव है। जी ईरानियों के अंदर जब आप इंडिया कहते हैं तो कुछ चीज़ें जो है उनके जहन में आती हैं, और बॉलीवुड जो है वो सबसे पहली चीज़ है जी जो उनके जहन में आती है। बहुत सारे ईरानियन मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे आमू पुर्रंग। जी आमू पुर्रंग, बच्चा ईरान का आमू पुर्रंग को जानता है, और बचपन से वो उसको उसी तरह देखा है, यानी वो एज ही नहीं हुआ है। वो एक एक्चुअली चाइल्ड पर्सनैलिटी, बच्चों के लिए वो टीवी के अंदर प्रोग्राम्स करता है। वो इतना इंडिया का बड़ा फ़ैन है, बार बार इंडिया आता रहता है, हम हमेशा इंडिया से जो है वो क्लिप्स डालता रहता है और ये करता रहता है। वो डांसेस वगैरह उस चीज़ को करता रहता है। तो एक इंडिया को लेके एक बॉलीवुड और फिल्म्स ने जो पिक्चर क्रिएट किया है, और नॉट ओनली इन ईरान, एवरीवेयर। जैसे आप दूसरे कंट्रीज में देखो, जो अरब स्टूडेंट्स है वो हमेशा कहते थे विजय विजय, विनो विजय, जी अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को। जी मैं एक शहर में था, हम लोग, एक ईरानियन डिश है दीजी करके, आप गोश्त, ऐसा सूप टाइप डिश है, दीजी खाने हम लोग 2 जन बैठे थे और हम दोनों भी इंडियंस थे। तो जैसे ही उनको पता चला कि ये आप इंडिया से हैं और वो भी बम्बई से, तो उन्होंने कहा, "ओ, इन पेसर खोले शाहरुख खान है, वो इना बरादर सलमान खान है।" अच्छा, तो बोले ये इसका भतीजा है शाहरुख खान का, और ये इसका बेटा है सलमान। हाँ, यानी ऐसा करके वो दूसरों को ये करते थे कि आप तो एक एक काफ़ी एक यहाँ तक कि फ़िल्मों मैंने देखा है, ईरानियन फ़िल्म्स के अंदर काफ़ी रेफ़रेंसेस है बॉलीवुड के, अच्छा काफ़ी रेफ़रेंसेस हैं। इसी कभी-कभी जो फाइट सीन्स हैं उसके कॉमिक जी अंदाज से, जैसे वो एक गोली मार रहा है और उसने 50 लोगों को ये किया, वो एक एंगल से भी है। वो ईरान के अंदर हाँ, जिसको वो कहते हैं कि मुबालगा जिसको कहते हैं। जी और एग्जैजरेट। हाँ, यानी उनको वो भी एक ये है करके, वो पूछते रहते हैं टैक्सी में आप जाओ, ये सब जगह जाओ। हाँ तो जैसे आप कहो कि आप इंडियन हो तो पहले तो बॉलीवुड की बात होती है और फिर डॉक्टर्स की बात होती है। कहते हैं पुराने ज़माने में हमको डॉक्टर ने जो है 1960s-70s में जी 10,000 इंडियन प्रोफेशनल्स वर वर्किंग इन ईरान। 10,000। 10,000 according to the official sources. जी More than 10,000 Indians were working in the 60s and the 70s. आज तक मैंने देखा है वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स अभी भी है दूसरे सिटीज़ के अंदर। जी और स्पेशली मैंने जब टैक्सी में जब बात करता था उनसे, वो कहते थे कि डॉक्टर है हिंदी खैली खूब है, इंडियन डॉक्टर्स आर वेरी नाइस। तो इंडियन डॉक्टर वर्ल्ड ओवर फेमस है। हाँ, लेकिन मैं जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ वो एक्चुअली मैंने सुना है कि ईरान में गुरुद्वाराज हैं और बहुत से सिख्स हैं। जी जी बिकॉज आई बिलोंग टू गुरु नानक स्कूल, जी तो मुझे थोड़ा सा एम्पैथी उस तरफ है जी कि बहुत से गुरुद्वारा हैं वहाँ, बहुत से सिख जो है वहाँ रहते हैं। जी जी। तो वो कुछ उनके पता ही नहीं मुझे सिखों के गुरुद्वारों के बारे में। देखिए 100 साल पहले, तकरीबन 100 साल पहले, जी तकरीबन 1900s के आसपास, 125 साल के आसपास, जी बहुत सारी सिख फैमिलीज जो है वो अ, पाकिस्तान, यानी सो अभी जो वो इलाका जो है, जी ड्यूरिंग दैट टाइम ब्रिटिश के टाइम पे या उसके टाइम पे वहाँ से वो आए
और एक शहर है जो बॉर्डर है ईरान का, जी, इसको कहते हैं जाहिदान। आज के टाइम पे उसको जाहिदान कहते हैं। वो बिल्कुल बॉर्डर है। वहाँ पर एक इंडियन कॉन्सुलेट भी है वहाँ पर, और क्योंकि बॉर्डर पर है तो वहाँ पर मेरे ख्याल में एक इंडियन कॉन्सुलेट भी है। जी। तो जाहिदान में तकरीबन कहते हैं 180 सिख फैमिलीज जो है वो वहाँ पर आई थी 1900 में। 1900। जी, अब वो इलाका जो था, अकॉर्डिंग टू लेजेंड, अकॉर्डिंग टू जो वहाँ के जो किस्से हैं, जी। अकॉर्डिंग टू वहाँ का जो स्टोरीज है, उस जगह का नाम था दोज्द आब। दोस्ताब। दोज्द कहते हैं थीफ को, चोर को। हाँ, आब कहते हैं पानी को, पानी का चोर। पानी का चोर। जी। पता नहीं क्या वो रीजन, उसका बैकग्राउंड क्या है मुझे नहीं पता, मगर वो जगह मशहूर था दोज्द आब करके। जी, और वहाँ के मेयर या वहाँ का जो गवर्नर या वहाँ का जो चीफ था, जब उन्होंने देखा कि सिख्स जो है इंडिया से आए हुए हैं, और इंडिया ईरान की जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं, अगर आप देखें बहुत सारे चीज़ों में एक कॉमनैलिटी आपको दिखती है। जी। जैसे सिख्स जो है जो 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 पगड़ी लगाते जो पगड़ी लगाते हैं, जी, ईरानी भी जो है जो उनके स्पिरिचुअल लोग हैं, जो उनके रूहानी, वो अम्मा पहनते हैं। वो अमामा पहनते हैं। जी, और बिल्कुल दाढ़ी भी इनकी फ्लोइंग बियर्ड्स रहती हैं, लंबी लंबी। ईरानियों की भी होती है। ईरानियों की लंबी होती है, हाँ, वो यहाँ पर भी है। जी, और उनको ऐसा लगा कि एक वर्ड है उर्दू में, अरबी उर्दू में, जाहिद। जी। जाहिद मतलब समवन, एक ऐसा आदमी जो बहुत कम से जिंदगी गुजार लेता है, जिस दुनिया को त्याग दिया है। त्याग दिया, जाहिद। तो वहाँ के गवर्नर ने कहा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जाहिदान आ गए, इसलिए दुनिया त्याग करके आ रहा है। और ऐसा ऐसा मैं डॉक्यूमेंट्रीज में देखा। तो उन्होंने कहा तो ये जगह का नाम आज से जाहिदान पड़ गया। जो सिख लोग जो ईरान पहुंचे, हाँ, तो उन्होंने उस जगह का नाम ही जायदान कर दिया है। यानी ये दुनिया को त्याग करके तो यहाँ आ गए हैं, तो दोस्ताब जो है जाहिदान हो गया। ऐसी स्टोरी है, ऐसा ओके। ये है। उसके बाद जाहिदान जो खैर ईरान के बॉर्डर पे है, वहां से वो दूसरे सिटी, बीरजंद है, इस्फहान है, दूसरे सिटीज में आहिस्ता आहिस्ता जैसे ईरानी आए थे। अब भी सरदार वहाँ पे मौजूद है, बहुत बड़ी। बहुत ज्यादा। तेहरान में 1927 में उन्होंने वहीं पर जाहिदान में एक गुरुद्वारा जी, बनाया। और जब वो तेहरान पहुंचे तो 1950s के आसपास जी। वहां पर भी एक गुरुद्वारा जो आज तक है। मैं आने के पहले वहां पर एक स्कूल भी है, इंडियन स्कूल, अच्छा, केंद्रीय विद्यालय का स्कूल है। सरदार लोग हाँ, चला रहे हैं। वहाँ तो वही इलाके में है। जी, और वहाँ पर जो है इंडियन स्कूल भी है और एक्टिव गुरुद्वारा भी है। बहुत सारी सिख फैमिलीज जो है वहाँ पर है। मैं मिला भी था काफ़ी जी। उन लोगों से। बहुत प्यारी फारसी बोलते हैं, अच्छा, बहुत फ्लुएंट फारसी बोलते हैं। जी, और उनके मेरे ख्याल में 3rd या 4th जनरेशन जो है वो वहाँ पर है। जी। वहाँ पर है रेस्टोरेंट्स, काफ़ी रेस्टोरेंट्स उन्होंने वहाँ पर, सिखों ने वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स जो है अच्छा, वहाँ पर, ऑटोमोबाइल बिजनेसेस के अंदर हैं जी, फार्मा बिजनेसेस के अंदर हैं जी, और ईरान के अंदर इंडियन यानी सरदार, जी। यानी हम अगर कहेंगे तो शायद वो कबूल नहीं करेंगे, दूसरे कहेंगे तो जल्दी, लेकिन उनके लिए उनके जहन में इंडियंस यानी सरदार, सारे इंडियन सरदार ही होते, सरदार होते। गैर सरदार हो गए नहीं। हाँ, मोस्टली ऐसा है, मोस्टली यानी उनका जो परसेप्शन में जहाँ तक कि मैंने देखा जी। तो ये है। और जहाँ तक फारसी की बात है, मुझे जो बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, हमारी बॉम्बे की जो मराठी मुंबई लैंग्वेज है, इसमें डोंट यू से लॉट ऑफ फारसी वर्ड्स हैं इसके। हाँ, आज भी मराठी में तक बहुत से फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जी जी जी। जैसे एक वर्ड है फारसी में किलीद, मराठी में कहते हैं किल्ली, किल्ली, हाँ, किल्ली। हाँ। बहुत सारे वर्ड जिनका जो पसवंद है, जिनका जो सफिक्स है, जी, जैसे खाना, जी, तोप खाना, जी, कबूतर खाना, जी, दारू खाना, दवा खाना, ये जितने भी खाना वाले वर्ड्स हैं, जी, बहुत सारे नाम। जी, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका सरनेम पर्शियन है, नेविस, नेविस जो वर्ड है वो नेवेस्टन से है, यानी लिखना। जी, फर नेविस यानी जो पुराने जमाने में जो अकाउंट्स लिखते थे, जो अकाउंटेंट्स थे, वो कहते थे फर नेविस। तो इनका जो सरनेम है वो पर्शियन है, अच्छा, प्योर पर्शियन है। हमारे होम मिनिस्टर, जी, उनका सरनेम शाह, जी, शाह यानी किंग, जी, पर्शियन नाम। अच्छा, बहुत सारे मराठी सरनेम्स है, जैसे वाखनिस। जी, वाखनिस एक कॉम्बिनेशन है वाक्य निविस। पुराने जमाने में जो वाक्यात, जो इवेंट्स लिखते थे, हाँ, तो कुछ स्टोरी राइटर्स या इवेंट राइटर्स या रिपोर्टर्स या जो भी कह लो, उनको कहते थे वाक्य निविस। जी, वाक्यात के जो लिखते थे
उनका नाम पड़ गया वाखनिस। बहुत सारे मराठी सरनेम्स है। अच्छा, आपने सुना होगा मराठी में सरनेम्स है चिटनिस। चिटनीस, हाँ चिटनिस, हाँ बहुत सारे मराठी सरनेम। हाँ, चिटनीस है। चिटनिस अगर आप एनालाइज करेंगे उसको, पुराने जमाने में गाँव के अंदर जो कुछ लोग मखसूस हुआ करते थे जो चिट्ठियां लिखते ना दूसरों के लिए। अच्छा, मुझे चिट्ठी लिखानी है मेरे गांव में, मैं या पैसे भेजने या कुछ करना है, मैं आऊंगा उनके पास, सर जरा लिख लो। और फारसी में चिट्ठी होती है क्या? फारसी में चिट्ठी वर्ड होता नहीं? फारसी में चिट्ठी नहीं है, हाँ चिट्ठी जो है वो वहां से है, हाँ लेकिन जो निवीस है, हाँ जो सफिक्स है, जो पसवंद है, जो उसका जो टेल है, जी वो जो है, जैसे खाना तो जी खाना, जी, जैसे कार, हाँ। वसाई, It's a combination of two words. I mean, इट्स अ कॉम्बिनेशन and ऑफ a टू chitti वर्ड्स। of Hindi and navis of Farsi यस, has been combined to two. प्रीफिक्स इज मराठी, जी, सफिक्स इज फारसी। अच्छा, जैसे कार, जी वसाई कार, जी तेंदुलकार, जी गार, जी ये जितने भी वर्ड्स हैं, जी, नॉट ओनली मराठी, नॉट ओनली मराठी, बंगाली, हम्म, पंजाबी, जी, कश्मीरी, हम्म, डेक्कन के जितने डायलेक्ट्स जो हैं। जी, मेरा एक दोस्त कह रहा था बैंगलोर में रोज सुबह कोई चिल्लाता है मोज मोज, मैंने कहा वो फारसी है, मोज यानी बनाना, तो वो वहां पर वो मोज मोज करके वो कहते हैं। जी, तो मैं बहुत साल पहले मुर्शिदाबाद गया हुआ था, जो बिल्कुल बॉर्डर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, जी, और वहां पे स्कूल में मैंने देखा बच्चे, इसमें मन अली अस्त, कंट्री मन मुर्शिदाबाद अस्त, अच्छा, माय नेम इज अली, माय कंट्री इज मुर्शिदाबाद। तो ऐसे यानी जो जो फारसी का एक शेर है, अगर आप शिकर शिकन शवंद हमें तूतियान हिंद जिनकंद पारसी के बे बंगाले मीरसत, यानी जब फारसी की जो कंद है, फारसी की जो कैंडी है, जी, जब वो बंगाल पहुंचेगी तो जितने भी एवरीवन विल स्टार्ट टेस्टिंग द शक्कर शिकन शवंद, यानी वो शक्कर को जो है वो शिकन करने लगेंगे। मेरे ख्याल से ये तो शायद ये भारतीय कल्चर की खूबी है हाँ कि तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, जो आपको वर्ल्ड के किसी भी देश में मिलेगी नहीं। जी, ये हमारी जो है लोगों को इस्तेमाल करना, लोगों को एब्जॉर्ब करना है ये कि जो भी चीज़ फॉरेन आती है उसको हम अपना बना लेते हैं। बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल मराठियों ने जो महाराष्ट्रियंस ने जो फारसी को एक्सेप्ट कर लिया, तो इट्स मोर आई थिंक अबाउट द इंडियन थिंग। जैसे पारसीज, आप जब ईरान में जब हुकूमत इस्लामी आ गई थी, तो पारसीज जब वहाँ से जब माइग्रेट करके आए, तो आई थिंक वो जो एक स्टोरी जो थी कि कैसे उन लोगों ने इंडिया में बसेरा ढूंढा गुजरात के अंदर, हाँ, तो वो आप खाली मुझे बता सकें? ये एक बहुत मशहूर किस्सा है जो डॉक्यूमेंट हुआ है पारसी डॉक्यूमेंटेशन में, जिसको कहते हैं किस्से संजान। अच्छा, संजान एक जगह है गुजरात में, आज भी? आज भी वो कहते हैं वो नाम भी, क्योंकि ईरान में भी एक जगह है जिसका नाम है जंजान, अच्छा, जैसे ईरान में एक जगह है जिसका नाम है सारी, और गुजरात में है नौ सारी, अच्छा, यानी न्यू सारी, ओके। एंड वो सारी है, ये नवसारी? ये नौ सारी है। तो हो सकता है जो रिसर्चर्स अभी जाके रिसर्च करें, जी, जब पारसीज वहां से आए तो एक सडनली नहीं आए, पहले वो अलग अलग जगह, जैसे यज्द जो है, जी, जो इलाका यज्द का इलाका है, वो ऐसा समझ लो अ, जो पुराना फायर टेम्पल जो है माउंटेन के ऊपर, जी। और जो पुराने फायर टेम्पल्स हैं वो सब यज्द में है। यस, जो जो एक्चुअल जोरास्ट्रियन का, ऐसा समझ लो, जो सोर्स ऑफ जोरास्ट्रियनिज्म है जहां पर, जी, और यज्द से आहिस्ते आहिस्ते और दूसरे जगहों से जब आहिस्ते आहिस्ते करके, पहले वो पोर्ट सिटी एक है बुशेर, जी, जो समंदर से है, जी, साथ में है। 15 साल कहते हैं, 15 साल वो वहां पे थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते करके वो शिप में बैठ के, जी, जहां तक कि नंबर्स मुझे याद है 18,000 जी, छोटे छोटे बैचेस में जी, जो है वो आए, और वो लैंड करते हैं गुजरात के कोस्ट पे। जी, अब ये किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे वो कोस्ट पे पहुंचते हैं तो जो भी वहां का राजा था, वो उसके सामने एक मसला आ जाता है, इतने सारे लोग जो है हमारे शहर में आ रहे हैं। जी, तो जब वो ईरानी जो लीडर था, जो ईरान से आया हुआ था, वो जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर पनाह लेना चाहते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं, वी वांट टू इंटीग्रेट हियर। उन्होंने कहा हम वैसे भी बहुत हैं, हमारे इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे अ, प्रथाएं हैं, जी, और आप लोग अपना जो लेगा, और बेहतर यह है कि आप लोग यहाँ से यहाँ ना आए। ऐसा करके उन्होंने उसको पोलाइटली डिक्लाइन। जी, अब उसके जो आवभगत के लिए, उसके पजीराई के लिए, उसके रिफ्रेशमेंट्स के लिए दूध और शक्कर लाया हुआ था जी,
इंडियन मेहमानों के लिए, मेहमान नवाजी के लिए जो है जी। इंडियंस ने वो ईरानियों को, जी। तो वो जो निगोशिएटर था, ईरानी मतलब पारसी, जो पारसीस थे, जी वही पारसी ईरानी। जी। तो यहाँ पारसीस का भी ये है कि जो वर्ड पारसी है वो ऋग्वेदा में और पुराने टेक्स्ट में पारशवास था, जी उसके बाद बना पारसिका, जी और पारसिका से बना पारसी, जी और पारसी से फारसी इसीलिए बना क्योंकि जब अरब्स आए ईरान में तब वो प नहीं बोल सकते थे, तो फारसी बोले थे। तो वो प की जगह पे वो फ उन्होंने लगा कि वहां से वो फारस और फारसी, अदर पारसी मीन्स प्योर, माल, जी प्योर पार्स। जी वो इलाका भी है, वो पुराना जो पर्सपोलिस का जो इलाका है जी शिराज के पास, जी 2500 ईयर पुराना शहर था जिसको अलेक्जेंडर ने पूरा तहस नहस कर दिया था। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी वहाँ। जी। खैर ये जब वहाँ पहुँचते हैं पारसीस, तो दूध और शक्कर, दूध और शक्कर उनके सामने रखा जाता है, वो शक्कर को लेके उसमें मिलाते हैं, और वो जो पारसी जो हेड थे वो कहते हैं कि देखिए आपको अगर ऐसा ये है प्रॉब्लम है कि हम आपके यहाँ पे आके चीज़ें चेंज करेंगे, सोसाइटी में तगीरात लाएंगे, चीज़ें ये होंगी, तो जैसे ये शक्कर ये दूध के अंदर मिल गया, ना इसका रंग बदला, ना इसकी बू बदली, टेक्सचर बदला, ना इसने जगह ली, वो मिल गया, बस घुल मिल गया उसी तरह, और सिर्फ मिठास हमने इसके अंदर जो है शक्कर ने दूध के अंदर जो दिया है, हम और हमारी कम्युनिटी आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस ये करने दो, हम इस तरह से इंटीग्रेट हो जाएंगे। जैसे शक्कर दूध में मिल जाती, शक्कर दूध में मिल जाती। उन्होंने कुछ शर्तें रखी, उन्होंने कबूल किया, कुछ शर्तें रखी, आपको लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा गुजराती, आपको मैरिजेस रात को नहीं करने पड़ेंगे, आपको ऐसे 3-4 ऐसे चीज़ें उन्होंने बनाई, पॉइंट्स बनाए, इन्होंने कबूल किया, और पारसीज जो है वैसे इंडिया के अंदर आए, गुजरात से आए, संजान से, दीव से, आहिस्ते आहिस्ते सूरत, नवसारी, आहिस्ते आहिस्ते बॉम्बे, पूना, और आहिस्ते आहिस्ते फिर आप जानते हैं कि पारसी जो है इंडिया में। So again, the greatness of Indian culture, Yeah. which has absorbed Yeah. migrants from other countries. Yeah. So बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, Thanks. मैं बहुत आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत बेहतरीन कहानियाँ सुनाई हमको, और इससे जो है भारतीय तहजीब नुमाया होती है कि किस तरह से, यानी पहली बात तो जो ऑपरेशन सिंधु में कि हम लोगों ने अपने लोगों को जो है उस मुश्किल वक्त में छोड़ा नहीं, उनको वहाँ से यहाँ तक ले आए, जो जैसा अभी कहानी से शुरू हुई थी, और फिर जब जो दूसरी कहानी बताई कि हमारी फिल्मों को ईरान ने अपना लिया और ईरानी पारसियों को हम लोगों ने अपना लिया, उनकी लैंग्वेज अपना लिया, तो ये जो कल्चर का आदान प्रदान है ये आप सब लोग सुने। आई होप यू गाइस बी एंजॉयड, और आई होप कि आप अपने कमेंट से हमको बताएं कि आपको रज़ा भाई के साथ ये मुलाकात कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू रज़ा भाई, थैंक यू सो मच।